Okay, friends. So after completing first chapter and second chapter, हम चलते हैं एक नए चैप्टर पे, सीधा चैप्टर 8 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर एक मिनट, आपने कहा था कि 5 हेड्स आर देयर। फर्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड फिफ्थ हेड अदर सोर्स। तो सर बाकी के 4 हेड्स को बाद में पढ़ेंगे। हालांकि अगर इनकम टैक्स को लाइन से पढ़ना है तो पहले सैलरी का हेड पढ़ना चाहिए, लेकिन कभी कभी लाइफ में कुछ चीजें उल्टी करनी चाहिए, रिवर्स। बराबर, हम लॉजिकली चलेंगे। मैं आपको सबसे पहले लास्ट हेड पहले पढ़ाता हूं। सर ऐसा क्यों? बताता हूं। अदर सोर्स ना इज कनेक्टेड टू ऑल द फर्स्ट 4 हेड्स। तो अगर आपको अदर सोर्स समझ गया ना, तो आई गारंटी हूं कि आपको अदर सोर्स के साथ साथ ऊपर के 4 हेड्स थोड़े थोड़े मस्त समझ में आ जाए। अदर सोर्स इज अ जनरल ना, तो पहले हम अदर चीजें पढ़ेंगे। ओके, अच्छा। अदर सोर्स का ये जो चैप्टर है, आज पहली बार आप हेड्स पढ़ रहे हैं। आज पहला दिन है, जरा सुनना और संभालना। अब तक इंट्रोडक्शन ही किया था हमने। इनकम टैक्स का फर्स्ट हेड, ये चैप्टर कवर होता है सेक्शन 56 टू सेक्शन 59। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, 5 सेक्शंस हैं, 56, 57, 58 एंड 59। सॉरी, 4 सेक्शंस। ये 4 सेक्शंस में पूरा अदर सोर्स कवर्ड है। अच्छा, ओके सर, इन सेक्शंस में लिखा क्या होता है? मैं फिर कह रहा हूं, लास्ट लेक्चर में भी कहा था, आज फिर कहता हूं। इन सेक्शंस में या तो इनकम्स लिखी गई हैं, या तो बोलो बोलो, हाँ बराबर ना। कुछ लोग अपना मुंह भी नहीं खोलते हैं, कंजूस लोगों ना। बोला करो। कुछ लोग बाद में वीडियोस भी देखेंगे, वीडियोस में भी बोला करो ना, मैं सुन पाऊंगा। सुनो सुनो सुनो, एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम्स, इन सेक्शंस में और कुछ नहीं लिखा होता। ठीक है सर, हर हेड में हाँ इनकम्स और एक्सपेंडिचर। तो देखो सेक्शन 56 जो है ना, वो इनकम सेक्शन। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, सेक्शन 57 एक्सपेंडिचर सेक्शन है, इसमें खर्चे की बातें करेंगे। सेक्शन 58 एक्सपेंडिचर का सेक्शन है। सर दो दो, हाँ हाँ हाँ, हाँ, हाँ। बाद में देखेंगे कैसे। सेक्शन 59 इनकम का सेक्शन। तो 2 इनकम के सेक्शंस है और 2 एक्सपेंडिचर्स के सेक्शंस। ठीक है सर। सबसे पहले सेक्शन 56 दिख रहे हो, हेडिंग लिखा है चार्जिंग सेक्शन। हर हेड का पहला सेक्शन चार्जिंग सेक्शन होता है, जो इस हेड को पावर देता है कि इन इनकम्स पे इसी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। चार्जिंग का मतलब है पावर, टैक्स लगाने का पावर। ओके, अच्छा। अब देखो सेक्शन 56 क्या कहता है, अदर सोर्स में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। तो सेक्शन 56 क्या कहता है, सुनो। दुनिया की कोई भी इनकम जो पहले 4 हेड्स में टैक्सेबल नहीं होती, वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। मतलब इफ यू आर अर्निंग एनी इनकम, तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देने का? अगर आपने कोई इनकम कमाया है, तो हेड सिलेक्शन में सबसे पहला प्रेफरेंस किसको दोगे? पहले 4 हेड्स को। पहले 4 हेड्स को पहले हमेशा आपको सोचना होगा, अरे यार ये सैलरी तो नहीं है, अरे यार ये हाउस प्रॉपर्टी तो नहीं है, अरे यार ये बिजनेस तो नहीं है, अरे यार ये कैपिटल गेन तो नहीं है। नहीं है तो बिंदास अदर सोर्स पर डाल दो। सर लेकिन ऐसा हुआ तो कि कोई इनकम हमने कमाई है जो पहले 4 हेड्स में जाती है, लेकिन फिर भी हमने अदर सोर्स पर डाल दिया, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अदर सोर्स इज द लास्ट प्रेफरेंस। ये रेसिडुअरी कैटेगरी है, बचा हुआ। पहला इनकम टैक्स क्लियरली बोलता है कि पहले आप चेक करो कि आपकी इनकम पहले 4 हेड्स में जाती है क्या। अगर पहले 4 हेड्स में जाती है, तो अदर सोर्स में नहीं डालेंगे आप वो इनकम को, पहले 4 हेड्स में ही जाओ। 4 में से कोई भी हेड में फिट नहीं हो रहा ना, तो आप अदर सोर्स में टैक्सेबल कर। हेलो, तो अदर सोर्स शुड बी द लास्ट प्रेफरेंस। आर यू गेटिंग? यस। हाँ तो सर ऐसा कहां लिखा है? आओ फर्स्ट पॉइंट देखो, एनी इनकम, आपने कोई भी इनकम कमाई हो,
विच इज नॉट टैक्सेबल इन फर्स्ट 4 हेड्स। ऐसी कोई इनकम जो पहले 4 हेड्स में टैक्सेबल नहीं हो पा रही। तो 4 हेड्स कौन से हैं? IFS इनकम फ्रॉम सैलरी, IFHP इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, IFBSP इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये एस नहीं होना चाहिए था, एंड होना चाहिए था, एंड कैपिटल गेन। ठीक है, इज नॉट टैक्सेबल इन फर्स्ट 4 हेड, will be taxable under the head income from other sources, other sources। ठीक है, इसके लिए देखो इस हेड का एक और नाम है, दिस हेड इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिडुअरी हेड ऑफ इनकम। तो व्हाट इज दिस रेसिडुअरी? बचा कुचा, लास्ट में बची हुई सारी चीजें रेसिडुअरी होती है। हेलो, आपको थियोरी में कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट पहले 2 पॉइंट्स में? ओके 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 ओके, अब सुनो 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 सर, ऐसी कितनी इनकम्स हैं जो अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है? बहुत सारी है, लेकिन ये सारी इनकम्स को है ना, सेक्शन 56 इनकम का सेक्शन है, तो हम इस सेक्शन में सिर्फ किसकी बातें करेंगे? इनकम्स। और जब हम इनकम पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ 2 बातें आनी चाहिए। इनकम के साथ सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, क्या? टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। नॉट टैक्सेबल, कुछ लोग नॉट टैक्सेबल बोल रहे हो, एग्जेम्प्ट। अच्छा, एग्जेम्प्ट होगा तो कौन से सेक्शन में? 10, एग्जाम अंडर सेक्शन 10। ओके ओके, अब डाउट ये आता है, ठीक है सर हम सब समझ गए, ऐसी कौन सी इनकम्स है जो पहले 4 हेड्स में कभी नहीं जाती? तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, एक कोड है, देखो मैं आपको कोड बता रहा हूं, DW रामू फकीर जी, और आगे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, क्या लिखा मैंने? हाँ, एक्सेट्रा है ना, मेरे लिए एक सेफ जोन है, मेरे लिए नहीं, मैंने नहीं लिखा, इनकम टैक्स वाला ने लिखा। ये लिस्ट अपने को पूरी याद करनी है, DW रामू फकीर जी, बाकी लिस्ट तो एंडलेस है। सर ये DW रामू फकीर जी है क्या? ये कोड है, जिसको ये कोड याद हो गया, अदर सोर्स का चैप्टर खत्म हो गया है। हाँ, ये सब इनकम्स है, कोड के साथ याद रखेंगे, इजी रहेगा। हाँ कि ना? यस यस यस। अच्छा देखो, ये पूरा जो DW राव फकीर जी है ना, ये पूरी लिस्ट है, देखो मैंने आपके लिए टेबल बना के रखी हुई है, इतनी बड़ी लिस्ट है ना, एक एक करके पढ़ते जाएंगे, टेंशन मत लो, सबको याद हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? अरे दास, देखो जरा, सबसे पहला डी, डी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम सर अदर सोर्स में क्यों आ गया भाई? ना, क्योंकि वो पहले 4 हेड में फिट ही नहीं होता। डिविडेंड सैलरी नहीं है क्योंकि बॉस से नहीं मिलता, डिविडेंड रेंट नहीं है क्योंकि आपने कुछ भाड़े पे नहीं दिया है, बराबर। डिविडेंड आपका बिजनेस नहीं है, डिविडेंड कभी बिजनेस हो ही नहीं सकता, डिविडेंड कोई प्रॉपर्टी बेच के नहीं आता, बराबर। तो ये 4 हेड्स है ही नहीं, कैपिटल गेन भी नहीं है, तो किधर जाए? अदर सोर्स, तो अदर सोर्स में आ गया। अब ठीक है सर, हमको समझ गया डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम हमेशा किसको होता है? शेयर होल्डर्स को। अगर आपने शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के तो आपको डिविडेंड मिलेगा। हेलो, यस, बराबर। अच्छा अच्छा अच्छा, अब डिविडेंड इनकम आपको 2 तरीके से मिलता है। अगर आपने इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो यू विल गोइंग टू रिसीव डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनीज। अगर आपने शेयर्स खरीदे फॉरेन कंपनीज के, यू विल गोइंग टू गेट डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, ऑफ कोर्स, बराबर। नाउ अब आपके दिमाग में 2 बातें आनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है, सुनना, बाद में स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली। जब जब आपके दिमाग में इनकम आए, कितनी बार पूछोगे सर? जब तक टैक्स खत्म नहीं होता तब तक रिपीट करो। इनकम के साथ 2 चीजें होती है, क्या क्या? टैक्सेबल और एग्जाम। हाँ तो सर ये क्या है? इट इज फुल्ली टैक्सेबल, दोनों। चाहे आप इंडियन कंपनी से डिविडेंड कमाएं, चाहे आप फॉरेन कंपनी से डिविडेंड कमाएं, बोथ आर फुल्ली टैक्सेबल। मतलब वो इनकम पे आपको टैक्स भरना होगा। ओके,
दे आर फुल्ली टैक्सेबल। एनी डाउट्स? तो याद हो जाना चाहिए, डिविडेंड इनकम किसी से भी मिले, चाहे इंडियन कंपनी चाहे फॉरेन कंपनी, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। यस, डब्ल्यू, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर विनिंग इनकम। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर विनिंग इनकम। सर ये विनिंग इनकम क्या है? लास्ट टाइम भी बताया था, वापस बताता हूं। यस, आपने लॉटरी की इनकम कमाई, आप कौन बनेगा करोड़पति में जा रहे हो और वहां पे आपने 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए जीते, वो भी विनिंग इनकम है। यू वॉन। हेलो। हॉर्स रेसिंग, बेटिंग, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना, हाँ, ठीक है ना। अगर आप कसिनो, बराबर, अगर आप यहां जाते हैं और यहां पर काफी सारा पैसा जीतते हैं, ऑल आर विनिंग इनकम, और विनिंग इनकम इज फुल्ली टैक्सेबल। विनिंग इनकम इज फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। ऑल ऑफ यू। तो डी और डब्ल्यू सबको समझ गया? अच्छा, डब्ल्यू का है ना डिटेल्स नीचे लिखा हुआ है नोट 1 में, रेफर नोट 1, देखो डिटेल एक्सप्लेनेशंस, ऊपर लिस्ट है, ऊपर की डिटेल्स नीचे लिखेंगे और उसे रेफर करेंगे। नोट 1 विनिंग इनकम, देखो दिस इनकम इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग, अदर गेम्स एक्सेट्रा। क्या? अब एक चीज जिसके लिए मैंने नोट लिखी है, सर विनिंग इनकम पे कितना टैक्स लगेगा? तो गाइस, टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से लगता है, हाँ कि ना? हाँ, बट गवर्नमेंट कहता है विनिंग इनकम पे स्लैब नहीं, फ्लैट रेट होगा, 30% टैक्स लगेगा। मतलब सर, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपीज कमाया ना, तो 30,000 गवर्नमेंट को, आपके पॉकेट में से 70,000 आएगा। बट सर आपने तो कहा था 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता। कोई विनिंग इनकम पे स्लैब नहीं है, वो स्लैब वाली इनकम्स पे, विनिंग इनकम पे फ्लैट रेट है। सर अगर हमने 100 रुपए कमाया तो विनिंग इनकम हमारी 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज का 30%, 30 रुपीज गवर्नमेंट को, फ्लैट टैक्स बोलते हैं उसको। आप जितना भी कमाओगे उसका 30% गवर्नमेंट को। सर अगर हमने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीता तो हम तो करोड़पति बन गए, आप करोड़पति बनेंगे ही नहीं। सर क्यों? क्योंकि 1 करोड़ का 30% कितना होता है? 30 लाख रुपीज गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा और आपके पॉकेट में से 70 लाख रुपए बचेंगे, 70 लाख। तो ये क्या कंपलसरी है? टैक्स ऑप्शनल हुआ है क्या कभी? फ्लैट 30% टैक्स है। तो ये कहां लिखा है? नोट में देखो, ग्रॉस विनिंग इनकम इज टैक्सेबल एट द रेट 30% फ्लैट रेट। हेलो। अच्छा, तो सर अभी हमको एक कंफ्यूजन है, पहली पहली बार है तो बट ऑब्वियस है सर, तो फिर कौन सी ऐसी इनकम्स है जिन पे स्लैब लगता है और कौन सी ऐसी इनकम है जिन पे फ्लैट रेट लगता है? स्लैब रेट मतलब समझा ना, 0 to 2 लाख 50 0%, 2 लाख 50 to 5 लाख 5%, उसे स्लैब रेट कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में 4 ऐसी इनकम्स हैं जिसपे स्लैब रेट लगेगा। कितनी इनकम्स? 4, सॉरी मैं क्या बोल गया, माय मिस्टेक। 4 ऐसी इनकम्स हैं जिसपे फ्लैट रेट लगेगा, और उन 4 इनकम्स को छोड़कर बाकी सब इनकम्स पे स्लैब रेट लगता है। तो सर वो 4 इनकम्स कौन सी है, पहले ही बता दो। वो बता भी दूंगा तो समझेगा नहीं। जैसे एक अभी मैंने बता दिया, विनिंग इनकम, विनिंग इनकम पे फ्लैट 30% टैक्स है। और 3 है, आगे जब आएगा तब बताऊंगा। ओके, तो डी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड इनकम, फुल्ली टैक्सेबल। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर विनिंग इनकम, फुल्ली टैक्सेबल। बराबर, एनी डाउट स्टिल हियर? हम्म
अब देखो, लोगों को डाउट्स आ रहे हैं होंगे, बराबर, अच्छा डाउट भी है सर। कुछ लोग है ना शेयर मार्केट में फुल टाइम काम करते हैं, शेयर मार्केट में ही काम करते हैं वो लोग, और सब फिर उनको डिविडेंड आए तो उनके लिए तो बिजनेस एंड प्रोफेशन होना चाहिए ना, क्योंकि शेयर मार्केट में डील करना उनका बिजनेस है। एक मिनट, तो मैं आपको बता दूं, डाउट बहुत अच्छा आ रहा है आप लोग को। डिविडेंड कब होता है मालूम है? सॉरी, शेयर मार्केट में जो लोग पूरे 12 घंटे बैठ के रोज काम करे ना, वो शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं। दे आर बाइंग एट लोअर प्राइसेस एंड दे आर सेलिंग एट हायर प्राइसेस एंड एंजॉइंग द प्रॉफिट्स। मेरी बात सुनो, शेयर्स खरीदना और बेचना उनका बिजनेस है, डिविडेंड कमाना उनका बिजनेस नहीं हुआ, वो अदर सोर्स ही हो। रोज डिविडेंड थोड़ी आता है, और डिविडेंड कमाना उनके हाथ में भी नहीं है, क्योंकि डिविडेंड तो कंपनी के प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है ना। जिस कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे हैं, उस कंपनी ने अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट कमाया तो कम डिविडेंड मिलेगा, और इस साल लॉस हुआ तो डिविडेंड भी नहीं देगी। हेलो, हाँ, तो डिविडेंड अलग हो गया, शेयर्स खरीदना बेचना अलग हो गया। ठीक है, ओके। एक डाउट, अभी मेरे ये एग्जाम्पल से आप लोग को एक डाउट और आना चाहिए, नहीं आया होगा, मैं रेज करता हूं, मैं ही क्लियर कर दूंगा। सर मेरे डैडी भी है ना, रोज थोड़ा थोड़ा शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं। सर उनको जो प्रॉफिट आ रहा है वो किधर जाएगा, कौन से हेड में जाएगा? बिजनेस है? नहीं, वो पार्ट टाइम कर रहे हैं, बराबर है। आजकल मोबाइल एप्लीकेशन से बहुत सारे ऐप्स आने लगे, ग्रो ऐप, फिर XYZ ऐप्स, बराबर है। तो आप यूट्यूब वगैरह देखते होंगे तो बीच बीच में एप्लीकेशन आती होंगी, हाँ, बराबर, वो सब स्टॉक्स है। ठीक है, आपको कैपिटल गेन आएगा, आपके डैडी को, आपके बड़े भाई करते हैं तो आपके बड़े भाई को शेयर्स खरीद के बेचना, प्रॉफिट कमाना, कैपिटल गेन में जाता है। क्यों? क्योंकि शेयर्स एसेट्स होते हैं। देखो कितना कनेक्टेड है ना, पर डिविडेंड रहे थे, डाउट कैपिटल गेन का आया, कहां पहुंच गए। और अच्छी बात है, ऐसे ऐसे सोचते रहो, कुछ कुछ डाउट मुझे भी रेज होंगे, मैं बताता हूं। आर सन्स फॉर रेंटिंग का, ओके। एक और डाउट, बहुत प्यारा डाउट। देखो ये जो विनिंग इनकम है, अब ये विनिंग इनकम को देखकर एक डाउट और आना चाहिए। सर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, वो भी तो विन है। यस। उसने कैश प्राइजेस जीती, वो भी तो विन है। यस। अच्छा, क्रिकेट्स में कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हैं तो उनको मैन ऑफ द मैच भी मिलता है, कार, बाइक, चेक, मतलब चेक अमाउंट, सर वो भी तो विन है, तो वो सब इधर ही आएंगे? नहीं, नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड जीता, वो लक फैक्टर इनकम है कि उसकी मेहनत है? पहले तो ये बताओ। हाँ, जब वो मेहनत है, बराबर, उसके लिए उसने सालों साल मेहनत की है, तो उसका बिजनेस एंड प्रोफेशन है, वो प्रोफेशनल प्लेयर है, तो उसको उस विन करने से जो भी इनकम आई होगी ना, वो उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा। ओके, हाँ, क्रिकेटर्स की बात करते हैं, क्रिकेटर ज्यादा अपने अच्छे से समझ में आएगा। क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं, आपको पता है उनको क्रिकेट खेलने का फीस मिलता है। यस। तो वो लोग पूरा पूरा दिन प्रैक्टिस करते हैं, क्या वो लक फैक्टर है कि मेहनत है? जल्दी बोलो। हाँ, तो उसको विनिंग इनकम मत बोलो, जो भी उनको बाइक, कार, चेक अमाउंट, वो सब उनका प्रोफेशन है। क्रिकेटर्स आर प्रोफेशनल्स, तो क्रिकेट खेलने की फीस मिलती है। क्या बात कर रहे हो सर? कॉज क्या प्रोफेशनल्स, तो वो विन होता है ना, टीम जीत गई, वो लोग कैश प्राइज जीते, वो उनका प्रोफेशन है, दे आर प्रोफेशनल। आर यू गेटिंग?
हाँ, वो प्रोफेशनल्स पे स्लैब रेट्स है। ये विनिंग इनकम कौन सी है? लक फैक्टर इनकम। और देखो मैंने एग्जांपल्स भी देके रखे हैं, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग, शर्त लगाना, बराबर है। हाँ, ये सारी चीज जो आप कभी कभी खेलते हो, लक से जीत जाते हो, उसको विनिंग इनकम बोलते हैं। अगर आप प्रोफेशनल खिलाड़ी हो, प्रैक्टिस करते हो उस चीज के लिए, फुल टाइम प्रोफेशन हो गया आपका यार। ओके, नाउ अब केबीसी कैसे, अब एक और कौन बनेगा करोड़पति में, ये विनिंग इनकम ही। हाँ, टीवी गेम शोज, इसमें आप क्या मेहनत कर रहे हो? क्या वो प्रोफेशनल ही है? आप रोज खेलने वाले हो अपनी लाइफ में एक बार, बराबर है। हाँ, तो वहां पे आप जीतने के लिए गए हो, बराबर है। क्वेश्चंस, अंताक्षरी, बराबर, टीवी गेम शोज, स्टेज शोज, नहीं स्टेज शोज सॉरी रॉन्ग हो गया, कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं। आप कोई फैमिली फंक्शंस में या डांस कंपटीशन में कंपटीशन करते हो, जीतते हो, वो विनिंग इनकम है। तो आप बोलोगे सर डांस, अगर आप रेगुलर स्टेज शोज करते हो तो वो आपका प्रोफेशन है। लेकिन आप गणपति वगैरह में स्टेज शोज होते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, सोसाइटी में पार्टीज होती है, डांस कॉम्पिटिशन होते हैं, आप डांस कॉम्पिटिशन में जाते हो और जीत लेते हो, तो विनिंग इनकम है, बराबर है। इंडियन आइडल जाके सिंगिंग करो, जीत लो, विनिंग इनकम है, बराबर है। हाँ, ठीक है, समझ गए? ओके।